नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। आज बात भारत के संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिक जीत की, उस जीत की जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। जमाना बदला है। जो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापता था, वो अब यूएन में पीओके की बात करने लगा है। यानी जाने अनजाने उसने पीओके को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि भारत की मोदी सरकार एलओसी को पार करके पीओके पर कब्जा करना चाहती है। इसके बाद शहबाज शरीफ ने कीदड़ भभकी भी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान की सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। भारत पर पाकिस्तान का ये बेवजह आरोप उसकी बौखलाहट थी। बौखलाहट इसलिए थी क्योंकि शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में 1 दर्जन से ज्यादा बार कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान को तुर्की का साथ नहीं मिला है। शहबाज शरीफ की बौखलाहट के पीछे ये एक बड़ी वजह थी। आपको मालूम है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है और कश्मीर के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। इस कारण से शहबाज सरकार की पाकिस्तान में जमकर आलोचना हो रही है और कई राजनयिक सवाल भी उठा रहे हैं। अपनी रणनीति में हारा हुआ पाकिस्तान अपने दोस्त तुर्की के किनारे करने के बाद कश्मीर मुद्दे को उठाने के प्रयास में अब वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मलीहा लोदी ने माना है कि तुर्की अपनी पुरानी नीति से पलट गया है। अब दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, अपने ही बुने जाल में फंस गया है। दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका, यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी अब उससे दूरी बनाने लगे हैं। यूएन में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री ने जब भारत की घेरने की कोशिश की तो वो खुद ही बेनकाब हो गया। जैसे ही शहबाज ने कश्मीर का राग अलापना शुरू किया तो भारत ने जमकर लताड़ लगाई। यूएन में भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया, पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। भारत ने कहा है कि अफसोस यह है कि असेंबली एक मजाक का गवाह बनी है। सेना की ओर से चलाया जाने वाला एक देश जिसकी पहचान आतंकवाद, ड्रग के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया है। इसने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, मार्केट और तीर्थ स्थान के रास्तों पर हमले किए हैं। लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी हिंसा के खिलाफ बोलना पाखंड है। इसके अलावा यह भी हैरानी वाली बात है कि जिस देश का इतिहास चुनाव में गड़बड़ी वाला है, वो एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान की नज़र हमारी ज़मीन पर है। उसने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए किया है, जो भारत का अभिन्न अंग है। चलिए अब आपको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूएन वाला वो बयान दिखाते हैं जिस पर भारत ने दुनिया के सामने शहबाज को बेनकाब कर दिया। Cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, और आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने यूएन में कश्मीर का जिक्र कई बार किया, लेकिन कश्मीर का जिक्र करते करते वो ये भूल गए कि ये पहली बार नहीं है जब वो कश्मीर की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी वो कश्मीर की बात करते रहे और इसके पहले भी वो लगातार इसी तरह का जिक्र करते रहे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने, भाविका ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने ये बताया कि वो राष्ट्र जिसके यहाँ लोकतंत्र जिंदा नहीं है, वो राष्ट्र जो हमेशा हिंसा फैलाने की बात करता है, वो राष्ट्र
जिसने भारत की संसद पर हमला किया, वो राष्ट्र जिसने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकवादी हमला कराया, वो राष्ट्र जो भारत के तीर्थ यात्राओं के रास्तों में आतंकवादी हमले करता है, उसे इस बात का कोई हक नहीं है जो इस तरह की बात करता है। भाविका मंगल नंदन ने क्या कहा, एक बार सुनिए। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में अपनी बातों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया वो भारत के खिलाफ थी। उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया और अपने 20 मिनट के भाषण में उन्होंने 6 बार कश्मीर की बात की। विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पाकिस्तान यूएन में अलग थलग क्यों पड़ गया और हर बार यूएन में जाकर वो मगरमच्छ के आंसू क्यों रोता है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार हैं जो कि पूर्व डीजी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। रिशाद अहमद खान है, PMLN नेता हैं जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रजेश जी से जो मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि कोई उम्मीद तो वैसे नहीं है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चेहरे बदलते रहते हैं और कभी ये हैं कभी वही आया और कोई आ जाता है, लेकिन कश्मीर का राग जिस तरीके से पाकिस्तान अलापता है यूएन में भी अलापा। वो देश जिसने संसद पर हमला कराया, वो देश जिसने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर के आतंकवादियों से हमला कराया, वो देश जो आए दिन कश्मीर में सरहद पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है और आतंकवादी घटनाएं करता है, वो देश जो भारत के तमाम धार्मिक रास्तों पर, धार्मिक स्थलों के जाने वाले रास्तों पर हमले करता रहता है, उसने अगर यूएन में आतंकवाद की बात की है, वो अगर यूएन में इस बात का जिक्र करता है कि भारत हमला करने का सोच रहा है, भारत परमाणु हमला करने का सोच रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मनोज जी, पहले तो मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद जी। 2-3 विषय पे इसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। पहला ये कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी गरिमा को बहुत तगड़ा क्षति पहुंची है, बिकॉज वो रिप्रेजेंट नहीं करती है आज के ज़माने, जैसे इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में ना हो। इस माहौल में ये जो मीटिंग जो हुई है, तो आम तौर पे जितने भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट्स जाते हैं और जो भाषण देते हैं वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए नहीं होता, वो अपने देश के लोगों को अपनी बात सुनाने का मौका देते हैं, एक बाहर के देश के होकर जाकर के। तो ये रही कहानी शहबाज शरीफ की। एक ज़माना था हिंदुस्तान और पाकिस्तान प्रतिद्वंद्वी हुआ करते थे। हमने पिछले करीब 78 इयर्स में अपने अपने अलग अलग रास्ते अपनाए। हम डेमोक्रेसी का, लोगों को सशक्तिकरण करने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का,
इंफ्रास्ट्रक्चर का और अपनी इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का। पाकिस्तान दूसरी तरफ एक रिलीजियस स्टेट के नाते अपनी आइडेंटिटी ढूंढता रहा है फ्रॉम डे वन। 14 अगस्त 1947 से अभी तक उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। क्या वो इस्लामिक देश है? क्या उसका हेरिटेज सिंध का नहीं है या इंडियन हेरिटेज नहीं है? उसकी हिस्ट्री क्या है? उसके अलावा मिलिट्री शासन और पॉलिटिकल रूट्स का ना डेवलप होना भी उसके एक उपलब्धि रही है एक तरीके से, जिसके कारण वो पीछे रह गया। और आपने जिक्र किया और बहुत लोगों ने जिक्र किया, टेररिज्म एज अ स्टेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, विश्व में बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया है इतने लंबे समय तक। पाकिस्तान वहाँ एक ऐसा देश है जो खड़ा होता है जिसने सारा समय इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे करके एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट लगाया। गुड तालिबान या गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, उसकी विशेषता रही है। तो इस माहौल में आज के दौर में हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गया। हमारी जो तुलना कभी होती थी, हाइफनेटेड कहा करते थे, ग्रेट पावर्स इंडिया एंड पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान आता था वो पाकिस्तान भी विजिट करता था। लेकिन अभी ये ज़माना आ गया है, इकॉनमी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लोगों को खुशहाली देखिए, कनेक्टिविटी देखिए और मिलिट्री पावर देखिए। तो अगर हम कहें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ की तुलना करें, बिल्कुल आपने तो सही कहा। पाकिस्तान और एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपनी वो उपलब्धि और उपस्थिति भी दर्ज कराता रहता है। इरशाद अहमद खान है जो कि PMLN के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद साहब, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार वही रोना, बार बार आतंकवाद का जिक्र करना, बार बार ये बताना कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहा है, वो देश जिसके ऊपर कई सारे आतंकवादी हमलों का जिक्र है, उचित लगता है? अच्छा लगता है? संकेत ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे आप बहुत जहरीली बातें करते हैं आप लोग पाकिस्तान के लिए। आप ये देखिए कि अभी हमने कोई जहरीली बात कर दी? इरशाद साहब, क्या अभी हमने, इरशाद साहब क्या अभी हमने कोई जहरीली बात की? जी कि आपने आप सुने तो थे ना, हौसला रखा करें। नहीं, हौसला तो हम नहीं, हौसला तो हम हमेशा रखते हैं, लेकिन अभी हमने कोई जहरीली बात नहीं की ना। आप आते ही साथ कहने लगे कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप जहरीली बातें करते हैं। अभी हमने कौन सी जहरीली बात कर दी? मैं बताऊंगा, मैं आपके घर तक आऊंगा, देखिए आप सुन लीजिए, पहले सुनने का हौसला रखें। मैं ये कहूंगा नहीं, हम तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अभी मैंने कौन सी जहरीली बात कर दी? पाकिस्तान को लेकर कोई जहरीली बात नहीं की ना। मैंने तो सिर्फ यही कहा, मैंने सिर्फ यही कहा कि इस तरह की बातों का बोलना क्या अच्छा लगता है क्या? नहीं, आपके गेस्ट संकेत ठीक है क्या? बातें की आपने, आपके गेस्ट ने बहुत सारी बातें की। मैं आप जवाब सुनने का मतलब देखिए, जब मुझे अरे आपने शुरुआत में जहरीली बातें, आप शुरुआत ही ऐसी कर देते हो। 20 मिनट में 6 बार कश्मीर का नाम दे दिया आपके नेता ने। आपने बोलना है तो मुझे फिर ऑफ कर दीजिए आप। मैं ये कहूंगा कि देखिए, शेर की तरह गरजा है मेरा वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने मुस्लिम्स की फलस्तीन के लिए नेतन्याहू की बेइज्जती की यूएनओ में पहली दफा कि किसी ने मंच छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि इंसानियत के लिए। देखें, मुसलमान, हिंदू, सिख कोई भी मरे, एक इंसान मरता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। पहले तो ये ध्यान में रखें। मैं ये हमेशा ही कहता हूँ आप लोगों से कि सोच बदलिए, सोच, लेकिन सोच आप बदलते नहीं है। आप पहले बात नहीं, सोच तो तुर्की की भी बदल गई, सोच तो टर्की की भी बदल गई। इससे पहले तो टर्की यूएन में हर बार कश्मीर का जिक्र करता था ना, इस बार चुप्पी क्यों साध गया? क्योंकि उसकी सोच बदल गई, आपकी सोच नहीं बदल पाई। काश करें कि आपकी सोच बदल जाए। देखिए, दूसरी बात यह है कि कभी अच्छा, टर्की की सोच क्यों बदली? टर्की ने इस बार यूएन में कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपके मित्र देश ने इस बार कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपकी मुस्लिम कंट्री ने इस बार कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया?
बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी है, आप मुझे सुन नहीं रहे हैं। आप सुनेंगे, अगर 1 मिनट मुझे यही दे दें, जवाब दीजिएगा फिर उसके इसी बाद पर। फिर आप बोलते रहिएगा। मैं ये इसी कह पर। रहा हूँ, कश्मीर का जिक्र इसलिए करते हैं बार बार हम लोग, क्योंकि वहां जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा है। जब से आपने कश्मीर पे कब्जा किया, जो कि मकबूजा टर्की कश्मीर ने जिसका इस नाम बार है, यूएन में कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं किया? आप जब हमने कर दिया, हम और वो एक ही पेज पर है, तमाम मुस्लिम, तमाम दुनिया, तमाम मुस्लिम उम्मा एक ही पेज पे है, और वो पेज है इंसानियत के साथ जुल्म बंद कीजिए। तो बोलना और चाहिए आप था। अपना जब आप टर्की अपना हर बार देखिए, बोलता है तो इस बार क्यों नहीं जब बोला? हमने बोल बोलना दिया, चाहिए था। जब हमने अपनी ड्यूटी पूरी की तो एक मुसलमान बोलेगा, तमाम मुसलमानों के लिए बोलेगा। इससे हमारे पहले क्यों वजीर बोलता आज़म था? बोले, इससे पहले आप क्यों बोलता देखिए, था? इस बार यूएन में क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला वो कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया, जो कुछ कर रहा है, और जो कुछ कश्मीरियों के साथ आप कर रहे हैं, जिस तरह हमने उनको निजात दिलानी है आपसे, वो अपने वोट के जरिए निजात दिलाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि गिनती जब होगी, जब आपने बेईमानी करनी है, उनके उनके वोट का हक उनको दिया तो है, लेकिन वो अकेले वोट पड़ चोरी गए हो जाएगा, इरशाद उनका साहब। वोट चोरी हो जाएगा। नहीं इरशाद अकेले साहब, पड़े हैं। अकेले पड़ गए हैं मैं आप। कह रहा, पूरी टर्की दुनिया जो ने आपका देखा साथ देता है, उसने पूरी भी दुनिया साथ ने- छोड़ दिया आपका। तुर्की हमारा दोस्त है, हमारा जान है, हम लोग इकट्ठे हैं, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हम पहले इंसानियत की बात करते हैं, हम मुसलमान सिख हिंदू की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन वो आप सुनते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि तुर्की, पाकिस्तान, पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा कश्मीरियों के साथ, फलस्तीन के साथ खड़ी है। और देखिएगा, ये जो कभी ईरान को छेड़ते हैं, कभी किसी को छेड़ते हैं, ये अपने मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह। एक इंसान का खून रायगा नहीं जाता है, इंसानियत है। इंसानियत मरेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इंसानियत को मरने के लिए नहीं बनाया रब्बुल करीम ने। आप ये देखते जहां की इंसानियत की बात कर रहे हैं, वहां पर चुनाव चल रहे हैं। 3 में से 2 चरण का मतदान हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से, और तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। और आपके पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों ने आज कठुआ में फिर फायरिंग की है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कश्मीर का, देखे चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, मैंने कश्मीर का नाम नहीं लिया। मैंने कहा पूरी उम्मते मुसलिमा, मैंने कश्मीर का नाम कहा लिया। आपको एकदम आपके आतंकी याद आ गए, जिनको अब हम घुसने नहीं दे रहे हैं दूसरी सरहदों से। अरे आप बातें यहाँ कश्मीर की गर्दनें करते तोड़ी हैं जा रहे हैं ना। आपके ओहो, आतंकियों आप की। तो कश्मीर की यहाँ बात आपके करते हैं, आतंकी इसके अलावा मारे तो जा और रहे कुछ हैं। कर नहीं पाएंगे। नहीं, यूएन में भी आपने 6 बार कश्मीर का नाम ले दिया, तो हमने कश्मीर की UN बात में- कर रहे हो। जिस कश्मीर की बात आप कर रहे हैं वो भारत का हमने ताज फलस्तीन है, की बात और की। उस आप ताज फलस्तीन में की बात उस क्यों नहीं कर ताज रहे? में चुनाव हो रहे हैं। और सुन लीजिए, नहीं। पहले तो मतदान नहीं है वो। 5% पे, 6% पे, 7% पे विधायक और सांसद चुन लिए जाते थे। 70% मतदान हो रहा है। लोग लाइन लगा के वोट कर रहे हैं। देखें, मैं बार बार आपके चैनल पे चीख के कह रहा हूं कि इतना वोट क्यों डल रहा है। काश वो जो हक के राय दही है उनको। अच्छा, वोट नहीं डलता है तब भी दबाव है, और वोट डल रहा है तब भी दबाव है। सुन लीजिए, यही तो नफरत का वोट है, यही तो हिंदुस्तान के खिलाफ वोट डाल रहे हैं कश्मीरी अच्छा, भाई तो हमारे। इंजीनियर रशीद जेल में बैठ के कैसे जीत गया? अगर दबाव है तो जेल में बैठकर इंजीनियर रशीद कैसे जीत गया? वो ऐसे जीत गया कि उसको वोट डाला। दूसरी बात यह है कि नहीं, जितना जवाब तो दे दो आपने यार। आबादकारी की- अरे भाई आपने इरशाद साहब, हिंदुस्तान- जवाब दे दो। आप हिंदुस्तानियों अगर की अगर जितनी अगर वो आबादकारी- जेल में बैठकर जीत गया तो कैसे जीत गया? जवाब दे दो। आपको मैं कह रहा हूँ, वोट बैंक से जीता, वोट डाला लोगों क्योंकि ने। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों ने जिसको मतदान आजादी से- किया। अगर आजादी लोग से इंजीनियर अगर- रशीद को अगर- जिताना चाहते थे तो लोगों ने इंजीनियर रशीद को जिताया। नहीं, ये बात नहीं है। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आबादकारी कितनी की हिंदुस्तानियों की, आपने कितने डोमिसाइल, कितने और लोगों को आपके यहाँ सुन आबाद लीजिए, किया। आपके यहाँ तो आबाद इमरान किया। खान जेल में बैठे थे, उनकी पार्टी तो चुनाव जीत चुकी थी। आपने क्या किया चुनाव में? क्या किया? सड़कों पर हमने देखा, कुछ नहीं वो किया। सड़कों पर जो हमने कुछ हुआ, बवाल देखा, बिल्कुल जलसा देखा कि किस तरीके से सियासत- चुनाव में हेरा फेरी हुई, किस तरीके से देखिए, आपने इमरान खान की पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों को दबाया, उनके चुनाव में परिवर्तन करवाया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे देखिए, ऐसा कैसे हमारे नहीं है? मुल्क में- अंतर्राष्ट्रीय हमारे मीडिया ने मुल्क में दिखाया, जमहूरियत- आप हमारे मुल्क आप में पाकिस्तान के जमहूरियत है। तमाम मीडिया ने और दिखाया। जमहूरियत का हुसैन है, जलसा तो आज भी मेरे इस्लामाबाद में लोग निकले हुए हैं। ये इजाजत है, पूरी दुनिया में इजाजत है। जहाँ भी अपनी जमहूरियत बात है, आएगी तो वहाँ लोग ऐसा जलसे नहीं है, जुलूस- ऐसा नहीं दिखाया। जलसे जुलूस करते हैं। जलसे हमारे जुलूस यहाँ करते हैं, लाइन लग रही बंदी नहीं है, बना- 70% लेकिन बंदी मतदान नहीं- हो रहा है तो कह रहे हैं दबाव में चल रहा है।
बंदी नहीं बनाते हैं कश्मीरियों को, आपने बंदी बनाया हुआ है। कश्मीरियों पे फौज और रेंजर्स और पता नहीं क्या क्या उन पे नाजिल किया हुआ है। कितने लोगों को आबाद किया आपने हिंदुस्तान में, अच्छा, आपको हिंदुस्तान से कुछ ला सुना करके सुनिए कश्मीर में। इरशाद साहब, आपको सुनाइए कुछ सुना देते हैं। सुनाइए सुनाइए आपको सुनाइए, कुछ लेकिन मुझे नहीं, सुनिए। सुनिए आपको कुछ सुना देते हैं। असल में यूएन में जहां एक और भारत की प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को जमकर धोया, तो वहीं कश्मीर की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक याद दिला दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर भी मारता है। और शायद यही वजह थी कि शहबाज शरीफ काफी घबराए हुए थे और कश्मीर कश्मीर यूएन में बोल रहे थे। सुन लीजिए। को याद होगा, आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। इससे तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, देश के प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिया और इसके पहले जो भारत की प्रतिनिधि थी यूएन में, उन्होंने भी तुरंत शहबाज ने जो भाषण दिया, जो बातें उठाई, उनका भी जवाब दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहबाज ये कह रहे थे कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को अनुच्छेद 370 जो खत्म करने का निर्णय, सबसे पहले उसको वापस ले लेना चाहिए। ये क्या संकेत है? देखिए, शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी भी एक बताई हुई भाषा का प्रयोग करते हैं जो पाकिस्तान के रूलिंग डिस्पेंसेशन उनको देती है। और हम सबको विदित है, सबको मालूम है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कॉल्स द शॉट। जो वो बताते हैं वो ये बोलते हैं। और इनके कथनी और करने में बहुत ज्यादा फर्क है जो हम लोगों ने देखा है। और खासकर आज की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, पावर एसिमेट्री जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बहुत ही बढ़ गई है और एक सशक्त गवर्नमेंट हिंदुस्तान की है। जैसा हम लोगों ने अभी मोदी जी को सुना, उस तरह की हरकत करते हैं। डिप्लोमेटिक कहते हैं, डिप्लोमेसी में कहते हैं इंडिया पंचेस एट इट्स वेट।
ये जमाना था जब हम वेट से नीचे पंच करते थे, तो उस तरह की हरकतें होती थी और पाकिस्तान को शायद लगता था ये खुली आज़ादी है, चाहे वो पार्लियामेंट के ऊपर में अटैक हो या अपनी कमर्शियल कैपिटल बॉम्बे का जो ब्लास्ट हुआ। और हमारे शायद उन दिनों हम लोग ज़्यादातर जेंटलमैनली बिहेवियर या कुछ कहेंगे अपेक्षा से ज़्यादा ही जेंटलमैनली बने हुए थे। नो मोर। तो आज के जो बातचीत जो चल रही है, अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ बातें करते हैं वही घिसी पिटी बातें, तो उसका जवाब जो हमारी स्पोक्स पर्सन ने दिया है बहुत ही उचित है। बहुत अच्छा जवाब दिया है। इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब यूएन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने की बात कर रहे थे, और सुनिश्चित करने के लिए भी, शांति सुनिश्चित करने के लिए भी उनका ये कहना था कि सबसे पहले भारत ने जो 370 खत्म करने का फैसला किया है उसे वापस ले लिया जाए। ये तो भारत का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार तो नहीं है। शांति की बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अशांति फैलाई जाएगी, पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाएगी, आतंकवादी घटना कराई जाएगी, तो फिर कहाँ से शांति सुनिश्चित हो पाएगी? इरशाद साहब, देखिए, जब आप किसी मुल्क पे कब्जा कर रहे हैं और अपनी ताकत से उनको महकूम बनाना चाह रहे हैं, तो आपका हक नहीं है इस तरह का जिस तरह की आप कश्मीर में कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी मोदी जी की आप तकरीर दिखा रहे थे, सुना रहे थे, घर में घुस के मारेंगे। ओ भाई, गिद्दड़ भक्के। वाकई आप घर में घुस के मार रहे हैं। जब से मोदी जी वजीर आजम बने हैं, जब से घर में घुस के मार रहे हैं कश्मीरियों को कश्मीर में, सिखों को हिंदुस्तान में, सिखों को तो बेचारों को कनाडा में जाकर के मारा, अमेरिका में जाकर के मरवाया। देखे, वाकई मार रहे हैं घरों में घुसकर। लेकिन हिंदुस्तान के रहने वालों को, जो इनकी मुखालिफ पार्टीज में है, कांग्रेस वालों को, बेचारों को, अब देखिए राहुल पे भी इतने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं जैसे कि वो पाकिस्तान से मिलकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाले हैं। देखें, ये अच्छी बातें नहीं है। राहुल से बड़ी सिंपैथी आपको? ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी इरशाद साहब, राहुल गांधी से बड़ी सिंपैथी आपको? राहुल से मेरा राब्ता रहता है। मैं, मेरे दोस्त है वो, मैं, आप इससे बेफिक्र रहिए। मैं हिंदुस्तान आता जाता रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर के आया। हम हिंदुस्तान आपको देकर के आए, आपने हमें पाकिस्तान नहीं दिया। हमने अपना नया मुल्क बनाया, उसी हिंदुस्तान। तो हम आपको बुला रहे हैं ना, आप आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो, आप वापस आ जाओ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ की बिजली देखो, यहाँ की रसद देखो, यहाँ पे तमाम सरकारी योजनाएं देखो। हम यहाँ पे, आपको पता है ना, आयुष्मान कार्ड मिलता है, आपको पता है ना, बहुत सारी सरकारी योजनाएं, सारी दिलवा देंगे। आप वापस आ जाओ। मुझे मालूम है कि जितनी गुर्बत, जितनी जलालत हिंदुस्तान में है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के किसी खित्ते में इतना गन नहीं है। मैंने देखा आंखों से, अपनी इन आंखों से देखा। देखिए, आप ये झुटला सकते हैं, आप तो अपनी फिल्म हिंदुस्तान में नहीं बनाते, जाकर के दुबई में बनाते हैं, कनाडा में बनाते हैं, यूरोप में बनाते हैं। आप अपने हिंदुस्तान का कल्चर क्यों नहीं दिखाते? दिखाइए हिंदुस्तान को कल्चर, दिखाइए हिंदुस्तान में बनाइए अपनी फिल्में। क्यों नहीं बनाते कि नजर आएगा कि हिंदुस्तान है क्या असल में? अच्छा, ये बताइए इरशाद साहब, ये बताइए, नजर रखिए, यूएस प्रेसिडेंट पुतिन, नाम भूल गए, जेलेंस्की, ये तमाम सारे जो लोग हैं, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर तारीफ कर रहे हैं, तो ये क्या हवाबाजी कर रहे हैं क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हवाबाजी नहीं कर रहे, वो सच बोल रहे, क्योंकि मुल्क तो बहुत बड़ा है। अरे भारत की तारीफ कर रहे हैं वो। आप कह रहे हो भारत में गुर्बत ही गुर्बत है, गरीबी ही गरीबी है, और वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, बोले भारत विकास के पथ पर चल रहा है। चाइना से जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर निकल रहे हैं वो भारत आ रहे हैं। देश के दुनिया भर के उद्योगपति भारत को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ गरीबी के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए, गधे हम बेचते हैं, खाते हैं आप लोग हैं, ये तो याद रखिए। मतलब? दूसरी बात है, हम मुसलमान हलाल चीज खाते हैं, हमेशा हराम नहीं खाता। वो आप खाते हैं, आपके लिख दिया गया। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान हराम की खा रहा है? मैं हराम गोश्त खाते हैं, आप सुअर खाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, गधे खाते हैं, आप हर रीगने वाली चीज खाते हैं। आप इस बात को छोड़िए, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। अरे आप भी वैसी बात कर रहे हैं जैसे शहबाज यूएन में कर रहे थे। ब्रजेश जी, अंतर्राष्ट्रीय तमाम जो मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है। और इरशाद साहब को भारत में सिवाय गुर्बत के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान तो मैं आपको दे के आया हूं, मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया हूं। देखिए, शहबाज शरीफ को भी इसका इल्म हो चुका है जी। जब उन्होंने देखा है
कि इंडिया, हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान मुसलमानों जो का कब्जा नहीं डेवलपमेंट था। हुआ है, हम जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेकरार बढ़ा के नहीं है, आए। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो इकोनॉमी बढ़ी है, जो हमारे जो ब्रिजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, और उसकी तुलना में खाली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा है। और वो एक अलग प्रेशर डालता है अपने पॉलिटिकल लीडर्स पे, वो जितने भी लाइट वेट हो, इरिस्पेक्टिव। तो कहना यह है कि आज के जमाने में जो लोग समझते हैं, लोग जो जानकार हैं, जो देखते हैं, वो भारत की प्रगति समझ रहे हैं। इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, या आप किसी भी आंकड़े पे ले सकते हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो ये एक आईना है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे, जहां दुनिया में पहले कोविड आया, फिर लड़ाइयाँ चल रही है 3-3 साल से, यूक्रेन और रशिया की, उसके बाद में इजराइल और हमास में 1 साल से चल रहा है। उस माहौल में सब जगह की इकॉनमी धीरी हो रखी है, वहीं हिंदुस्तान की इकॉनमी इतनी तरक्की कर रही है। ये शान की बात है, और ये शहबाज शरीफ को भी दिखता है। क्या करें, वो अभी परेशान हो रहे हैं। आपने कहा ना, उन्होंने पहली बार नहीं परेशान हो रहे हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र किया। क्यों किया? घबराहट है, हम परेशान नहीं हो इतनी रहे हैं। छवि बढ़ रही है यहाँ पे कश्मीर के अंदर, उनके लोग क्या कहेंगे, उनकी ये परेशानी है। और खासकर साथ में जबकि पाकिस्तान में उनकी आर्मी की क्षमता को ठेस पहुंचा है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है। पॉलिटिकली टर्मोइल देख रहे हैं, इकोनॉमिक हालत देख रहे हैं, क्या होगा इनका तो पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है। जी इरशाद साहब, आईएमएफ का लोन मिल गया आपको? बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े आपको तब जाकर लोन मिला है आपको? देखिए, जो हर महीने 2 महीने में आप खड़े हो जाते हैं वहां पर जाके। मैं ही कह रहा हूं कि आप अगर आईएमएफ की लिस्ट देख लें, उस पर पाकिस्तान का नंबर और अपना नंबर देखिएगा कि आपने कितना लोन लिया हुआ और हमने कितना निंदा लोन लिया हुआ है। आप इस बात को छोड़िए। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं तमाम ममालिक। देखें, एक हकीकत है कि हिंदुस्तान कर्जा बहुत बड़ा मुल्क चुकाने है। के लिए कर्जा ले रहे हैं। यार सुन तो लो, जब आपका हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके हिंदुस्तान के जो चंद लोग हैं वो बहुत अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत अमीर है, आपका मुल्क अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं। लोग बेचारे सड़कों पे सोते हैं, गटर में सोते हैं, गंदगी में सोते हैं। आपके टॉयलेट्स नहीं है आज तक। आज ये इतना एडवांस हो गई दुनिया, आज भी बेचारे खेतों में जाकर के काम करके आते हैं बेचारा अपना। और देखें, हकीकत को तस्लीम किया करें। सिर्फ एक कश्मीर करके आपने कश्मीरियों को मारना शुरू किया। जितना आपने आईएमएफ से लोन दिया ना, उतने तो हमने शौचालय बनाने में खर्च कर दिए, जिसको हम लोग इज्जत घर कहते हैं। आप ये देखें, आपको मैंने एक सवाल किया कि आईएमएफ की लिस्ट में अपना नाम देखिएगा, भारत का कितना लोन लिया हुआ, पाकिस्तान ने कितना लोन लिया हुआ। सिर्फ इतना सा मेरा एक सवाल है, आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप बता दो। आपके साथ अगर प्रोग्राम में किसी में बैठा तो इंशाल्लाह आपको जरूर हकीकत बताऊंगा। नहीं, आप देखिए ना, ये तो आपका मुल्क है ना, मैं क्यों देखूं आपको हिंदुस्तान। आप सिर्फ कश्मीर का राग अलाप के पूरी दुनिया में दंगा फसाद। अरे भाई, हमने नहीं अला पाए करते हैं इरशाद साहब, हमने नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 6 बार कश्मीर का नाम लिया है। उन्होंने 370 की बात कर दी है, उन्होंने बुरहान वानी की बात कर दी है। तो सही की है, वो एक मुजाहिद था जिसको शहीद किया, जवान बच्चे। अच्छा, वो हिंदुस्तान में आके, कश्मीर में आके गोलियां चलाएगा, जवानों को मारेगा, जवानों को शहीद करेगा, तो हम क्या करेंगे? रेड कारपेट बिछाएंगे आपके भेजे हुए आतंकवादियों को। वो अपने मुल्क की आजादी की तहरीक का कौन सा मुल्क? एक जुगनू था। कौन सा मुल्क? जिसको आपने मारा। कौन सा मुल्क? वो जो जो मकबूजा कश्मीर जिसपे कब्जा किया हुआ है आपने, वो कश्मीर जिसपे आपने कब्जा किया हुआ है, वो कश्मीर जिसमें कश्मीरियों को जिंदा दफनाया जाता है, वो कश्मीर जिसमें मोदी जी 19 साल से वो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं, जिसका इंशाल्लाह हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को। ब्रजेश जी, अपनी आजादी खुद हासिल करेंगे। हमने कभी नहीं मांगा कश्मीर ना तो इरशाद अहमद खान मानने को तैयार है और ना शहबाज शरीफ मानने को तैयार थे। अब क्या किया जाए? नहीं, क्या मानने को? आप भी मानेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर जब आजाद होगा आप मानेंगे। पाकिस्तान की आजकल के ज़माने में आजादी हासिल करेंगे जब मानेंगे आप। आजकल के ज़माने में ख्वाब बना रहेगा। इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए पाकिस्तान के अवाम को भी सब चीजें दिखती हैं और वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। उसका हम उदाहरण देख रहे हैं।
2 साल पहले इमरान खान की जब सरकार गिराई गई थी तो पहली बार पाकिस्तान के अवाम ने 10 कोर कमांडर के घर में एक जुलूस निकाला था, तोड़फोड़ के, घर के अंदर तोड़फोड़ किया था। ये वो क्यों अच्छा किया? काम किया था। ये इसलिए ये किया असंभव था पाकिस्तान में। कि वो हिंदुस्तान तो ये के कहानी जन ये हो गई है है। कि माहौल देखते हुए लोग भी सजग हो रहे हैं, और जब अपने गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से, अपने पॉलिटिशियन से अपनी हक मांगेंगे तो स्वाभाविक है उनको बदलना पड़े, और वही एक जरिया है। नहीं तो हम पुराने कहते आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में 3 एज इंपॉर्टेंट है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। बीच में अमेरिका चला गया था, वो वापस फिर आ रहा। तो यही रही है कहानी पाकिस्तान यही है, और की। 3 हम को संभाल के चाहते हैं- रखिए, 3 इक्कों को संभाल के लिए ताश के खेल में काम में आएंगे। इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी का, शुक्रिया करेंगे इरशाद भाई का जो हमारे साथ इस चर्चा में